असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत की राजनीति में हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, हमको अपना हिस्सा लेना है, हमको अपना जायज मुकाम को हासिल करना है। और हम नाइंसाफी के साथ हम और आप और सब गरीब जनता जो मजलूम और पिछड़े समाज से है, अल्पसंख्यक समाज से है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। जब तक आप वोट नहीं लेंगे, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि ये गोरखपुर की सरजमीन है और यहाँ पर हमको आने का मौका मिला। और हमारे जो प्रत्याशी है मोहम्मद इस्लाम साहब का निशान पतंग का है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है बाबा, जो मुख्यमंत्री की जबान से 24 घंटे में शायद कम से कम 100 मरतबा निकलता होगा मुगल, ईद, मोहर्रम, कब्रस्तान। अगर आप जाकर ट्रिपल तलाक, माफ करना माँ और बहनों, ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं, मगर अगर उनसे जाकर आप पूछेंगे रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, ऑक्सीजन, गंगा पर बहने वाली लाशें, तो बाबा बोलेंगे ये कैसा सवाल हमसे करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनता से 5 साल में बीजेपी की सरकार ने उनका बहुत बड़ा नुकसान किया। युवाओं को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज गरीब पिस रहा है। आज गरीब घरों में कीमतें इतनी बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। तो योगी और मोदी की सरकार कहती है कि हमने आपको 600 रुपए का राशन फ्री में दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक हाथ से 600 रुपए का राशन देते हैं और दूसरे हाथ से हमारी माँ और बहनों से कहते हैं कि 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर भी खरीद लीजिए। तो ये हमको यहाँ पर वो कहावत याद आई कि गुड़ दिखाकर ईंट मारना। दिखाते गुड़ है और ईंट मारते हैं योगी और बाबा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यही बताना जरूरी समझते हैं कि बीजेपी की सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री की गलतियों की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से और उनके आंख बंद कर देने की वजह से कोविड में 19 लाख बच्चे पूरे भारत में यतीम हो चुके हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। 19 लाख बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए। अब मैं उन माँ बाप के, उनके माँ बाप, उन बच्चों के दादा दादी से, उनके नाना नानी से, उनके चचा से, उनके मामू से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही वक्त पर वैक्सीन का ऑर्डर दे देते और देश के गरीबों को, जनता को पहले वैक्सीन लग जाती, तो आज ये 19 लाख बच्चे अपने माँ बाप से महरूम नहीं होते। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि आज हम तमाम के घर में अपनी अपनी औलाद है। अगर आज वो जिंदा हैं, अपने अतराफ में माँ बाप के, तो आप सोचिए कि जिनके पास, जिन्होंने अपनी माँ बाप को खो दिया, उनका क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि कीमतों का तो हम जिक्र कर दिया आपसे। ये आज आप इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोग यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर देखकर हमको यकीन हो चुका है कि आप तौहीद की शमा को जलाए रखेंगे इंशाअल्लाह। हमको यकीन हो चुका है कि आप लोकतंत्र की, जमहूरियत की, सेक्युलरिज्म की इंशाअल्लाह उस शमा को जलाए रखेंगे और फिर विविधता की शमा को आप जलाए रखेंगे। क्योंकि आज लोग हमारे मुल्क में इन शमाओं को बुझाना चाहते हैं, फिरका परस्ती के नाम पर, नफरत के नाम पर। असदुद्दीन ओवैसी आपसे कहने आया है कि आप
याद रखिए हमारी इस बात को, वोट देना, मतदान देना ये आपकी जिम्मेदारी है, मगर मेरी इस बात को याद रखो मेरी माँ और बहनों कि आज अगर कोई ये सोचता है कि मुझे बीजेपी को हराना है तो क्या मैं सपा को वोट दे दूं या बसपा को या कांग्रेस को वोट दे दूं। मैं आपको एक फिक्र देकर जा रहा हूं और आप फैसला कर लीजिए। आपके पास आपकी नौजवान बेटा और बेटी होगी, मासूम बच्चे होंगे। उसकी हकीकत यह है कि अगर बच्चा होगा या बेटा होगा या बेटी होगी तो उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि उसको अच्छा खाना खिला सके। ये मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की। वो मासूम बेटा और बेटी होगी तो उसके माँ बाप उसको स्कूल में डालते हैं थोड़े दिन और स्कूल से इसलिए निकाल लेते हैं कि उनको फीस देने के पैसे नहीं है या स्कूल दूर है। फिर वो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है कि जैसे मेरे पिताजी के पास एक फिक्स तनख्वाह की नौकरी नहीं थी, वो वैसे ही उसकी जवानी गुजर जाती है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि उससे कम पढ़ी लिखी उसकी बहन है उसके घर में जो शिक्षा हासिल नहीं कर सकी। और जब वो आगे बढ़ता है, उम्र में आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि उसकी मौत फॉरवर्ड क्लास आला जात के लोगों से 6 साल पहले उसकी मौत हो जाती। आपको बता रहा हूं, मेरी इस बात को याद रखो। आप यकीनन आप और हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, मगर ये बताओ कि मेरे बच्चे अगर स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सबसे कम पढ़े लिखे हैं, मेरी बेटियां सबसे कम पढ़ी लिखी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरे बेटी और बेटा सबसे कम ग्रेजुएट है 3%। अगर सबसे कम जमीन किसके पास है उत्तर प्रदेश में, उस समाज का नाम मुसलमान है। जो सबसे ज्यादा बेरोजगार है उस समाज का नाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। जो सबसे ज्यादा गरीब है वो मुसलमान है। जिनके इलाकों में, बस्तियों में, गांव में सबसे कम बैंक है वो मुसलमान है। जिसको कम लोन मिलता बैंकों से वो मुसलमान है। अब आप बताओ आप किसको वोट देंगे फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आप या तो मतदान करिए हालत मजबूरी में या हालत मजबूती में। अगर मजबूरी में करना है तो याद रखिए ये मुकद्दर हमारी औलाद का, हमारी नस्लों का हो जाएगा। कभी स्कूल नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, बैंक नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी और ये तमाम जमीन नहीं मिलेगी। अगर हालत मजबूती में वोट देना है तो मैं आपको कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए, रोजगार को हासिल करने के लिए, शिक्षा को हासिल करने के लिए, अस्पताल को हासिल करने के लिए, अपने इलाकों में बैंक को कायम करने के लिए जो दीगर समाजों को मिलता है, ये हालत मजबूरी या मजबूती में आपको वोट देना है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हालत मजबूरी में वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। मजबूरी की हालत में वोट देंगे, अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देंगे, सुनिए हमारी बात को। अरे जिंदा है, जिंदा रहेंगे, हमारी बात सुनो। गोली चलाने वाले थकेंगे नहीं मगर हम जिंदा ही रहेंगे। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप जब 3 तारीख को वोट डालेंगे तो आप इस बात को याद रखिए कि मैं मजबूरी में वोट दे रहा हूं या मजबूती के लिए वोट दे रहा हूं। आप किसके लिए वोट देंगे? मजबूरी में तो नहीं देंगे ना। किसके लिए वोट देंगे? मजबूरी में देंगे, मजबूती के लिए देंगे। जब मजबूती के लिए देंगे तो डर निकाल दो। जब मजबूती के लिए देंगे तो बीजेपी का, योगी का, मोदी का, अखिलेश का, सबका डर निकाल दो। क्योंकि जब आप इतना यहां पर हमको आश्वासन और वादा कर रहे हैं कि हम मजबूती के लिए वोट देंगे, तो मजबूती का तकाजा यह कि पहले अपने फैसलों में मजबूती पैदा करो। जब आपके फैसलों में मजबूती पैदा हो जाएगी और जब आप अपने लिए वोट देंगे, अच्छा एक बात बताओ, क्या
प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम समाज है? क्या उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज में छोड़कर क्या पिछड़ा समाज नहीं है, अति पिछड़ा समाज नहीं है, दलित नहीं है? क्या वो आपकी तरह सोचते हैं? वो तो मजबूती के लिए वोट देते हैं और आपको डराया गया बीजेपी बीजेपी कहकर। बीजेपी अगर जीत रही है तो आपकी वजह से नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो अखिलेश यादव की निकम्मेपन से जीत रही है। अगर वो मजबूत हो जाता तो मोदी 7 साल में अखिलेश ने 3 चुनाव हार गए। 2014 आपको कहा गया, इबलीस के एजेंट आकर आपको बोल दिए, क्या बोले आपको कि भाजपा को हराना है, तो आपने कहा चलो अखिलेश को या बसपा को वोट देते। 2017 के विधानसभा के चुनाव आए तो आपसे फिर ये इबलीस के एजेंट आकर कहे कि अखिलेश और राहुल को वोट दो, भाजपा को हराना है। आपने वोट दिया, भाजपा जीत गई। 2019 का लोकसभा का चुनाव है, अखिलेश और बहन मायावती मिल गए। आपने कहा चलो अब तो अपना कल्याण हो गया, मगर फिर भाजपा जीत गई। आपके वोट की अहमियत नहीं है। हम जब ये बात करते हैं तो सच्ची है, कड़वी नजर आती है। लोग हमारी सच्चाई को मानकर भी हमसे पूछते हैं कि फिर क्या करें। मैं कह रहा हूं कि मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए वोट का इस्तेमाल करो, मतदान करो अपनी मजबूती के लिए, तभी जाकर उत्तर प्रदेश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। अगर एक समाज जो भारत का इतना बड़ा हिस्सा है, अगर उसके बच्चे स्कूल के बाहर रहेंगे, वो गरीबी में रहेंगे, उनके ग्रेजुएट खाली 3% होंगे, बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन जाएगा, तो ना यूपी ताकतवर बनेगा, ना भारत ताकतवर बनेगा, ना भारत एक सुपर पावर बनेगा। भारत को सुपर पावर बनाना है, यूपी को और ऊंचा लेकर जाना है, तो आपको मजबूती के साथ फैसला लेना पड़ेगा। आपने डर डर कर फैसले लिए मजबूरी की हालत में, अब मजबूरी की हालत में मत लीजिए। एक विकल्प और मुतबादिल आपके दरमियान में है। आज आपके दरमियान में बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी है। हमने अपने दिलों को मिला लिया, ये फैसला कर लिया कि हमारी कामयाबी की मंजिल है, अगर एक नाकाम होता है तो सबकी नाकामी है। जब ओवैसी और कुशवाहा अपने दिलों को मिला लिए, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप भी हमारा साथ दीजिए। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपकी जबान से मेरी तारीफ में जिंदाबाद के नारे सुनने नहीं आया हूं। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ओवैसी आता रहेगा उत्तर प्रदेश को। मेरी लड़ाई आपको नेता बनाने की है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना मजबूरी की हालत में अगर आप समझेंगे कि मैं सपा कांग्रेस को वोट दे दूंगा तो फिर मजबूर रहोगे, हमेशा मजबूर रहोगे। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो। क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ वोट डालने से खत्म हो जाएगी? क्या आपके बच्चों का, बेटियों का मुस्तकबिल नहीं है? और फिर ये सपा कांग्रेस बसपा वाले चुनकर जाते हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में, तो गुंगों की तरह बैठते हैं, मजलूमों की बात ही नहीं करते। कौन उनकी आवाज को उठाता है? भारत में पार्लियामेंट में CAA का कानून लाया गया जो मजहब की बुनियाद पर मोदी ने गलत बनाया, संविधान के खिलाफ था। किसने बीजेपी के 3 एमपियों के सामने कहा ये कानून काला है, मैं नहीं मानता, उसको फाड़ दिया? किसने ट्रिपल तलाक के कानून का हम नहीं मानते, इसको रिजेक्ट करते? तुम कानून बना लो, नहीं मानेंगे उसको, हम अपने तरीके से जिंदगी गुजारेंगे हमारी मां बहनों के साथ। हिजाब निकाब का मसला आया तो अखिलेश की जबान नहीं खुलती, नाम नहीं लेता। जो आपका नाम लेने से डरता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये मजबूरी की जंजीरों को एक मर्तबा तोड़ दो। हम किसके मोहताज हैं? हम किसके मोहताज हैं बताओ? उंगली उठा के बताओ हम किसके मोहताज हैं? जब उसके मोहताज हैं तो तुम इंसान के मोहताज नहीं होना। तो फिर मजबूती से फैसला लो। याद रखो, तुमने उंगली तो उठा दी, वो देख लिया, अब इसी उंगली को दबाना पड़ेगा।
मिलेगा पतंग के निशान पर इंशाअल्लाह ताला। और याद रखिए, आखिर में ये बाबा के बारे में हम बोलना चाहेंगे। नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो भी आए थे हमारे शहर को, वो 1 साल पहले हमारे शहर को आए थे। हमारे क्षेत्र में 3 घंटे फिरे गाड़ी में। म्युनिसिपल का इलेक्शन था, जहां जाते हमारा नाम लेते। इनको कोई मर्द नजर ही नहीं आया था। तो खैर 4 घंटे हमारे हैदराबाद में फिरे, जहां जहां गए वहां बीजेपी हारते गई। तो हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अब आप समझिए एक बात को, क्या आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश में सांड का मसला नहीं है ना? भैंस गाय का भी मसला है ना? मोदी जी को 5 साल के बाद याद आया। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद मैं इसका हल निकालूंगा। देश के प्रधानमंत्री, आपने युवाओं को नौकरी नहीं दी, तो जिसके पास ग्रेजुएट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, पीएचडी है, देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक सब डिग्री को बाजू रखो, गोबर लो और उससे पैसे कमाओ। आप बताइए। तो बाबा बोले कि देश का प्रधानमंत्री नहीं, मेरे उनके लिए बादशाह सलामत है। तो ये वजीर है। तो बाबा ने कहा मैं उससे बढ़ के बोलता हूं। क्या कहा बाबा ने? जिसके पास सांड होगा मैं उसको महाना 900 रुपये दूंगा। अब आप सोचिए कितनी गंदी बात कि एक विकलांग को 1000 रुपये पेंशन मिलता है और योगी कह रहे हैं कि एक सांड के लिए 900 रुपये। क्या ये इंसान से मोहब्बत है? तो आपसे रुखसत होते हैं। 3 मार्च को आप दुआ भी करिए, मेहनत भी करिए और सबको बताइए कि ये हमारी मजबूती की लड़ाई है। पतंग के निशान पर बटन दबाइए। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।